आज नहीं लाए? जिस दिन अब तक ला रही थी अब तक कहा नहीं, आज कहा तो लाए नहीं। देखो सुनो जरा एक बार ध्यान से, देखो फर्स्ट पेज निकालो। निकाल लिया? अपन ने वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया। इसमें जितना भी आता है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड के प्रकार वगैरह सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है। हाँ बोलना पड़ता है? हाँ तो ठीक है ना। इसमें मैंने आपको ई सेल वगैरह निकालना सिखा दिया। इलेक्ट्रोड विभव का मापन, देखो इलेक्ट्रोड विभव का मापन कौन सा इलेक्ट्रोड है ये? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड विभव का मापन कौन सा इलेक्ट्रोड आपका? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी पढ़ा दिया है मैंने आपको। क्या फॉर्मूला है शी के लिए? नष्ट मतलब मानक परिस्थितियों के अलावा अन्य किसी परिस्थिति में अगर निकालना है इलेक्ट्रोड विभव तो क्या फॉर्मूला लगा रहे थे आप? ओहो कुछ इंटू पीएच, जिस पर अपन ने बेस्ड क्वेश्चन किया था उसका तो आंसर भी याद कर लो। 0.5 माइनस 0.5, हाँ माइनस सेल्फ अंडरस्टूड है ना। ठीक है, ये अपना हो गया आसानी से। अरे हाँ या ना। एक तो अपनी यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रह गई है वैद्युत, जिसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। बनी हुई है ना ये आपके सामने, ये रह गई है। नष्ट समीकरण हो गया क्या? नष्ट इक्वेशन करा दी है आपको पूरी की पूरी। ठीक है, इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं। उदाहरण नंबर 3.1 करा दिया है क्या? करा दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक के का मान निकालना सिखा दिया। ठीक है जी। उदाहरण 3.2 भी करा दिया है मैंने आपको। एंटीलॉग सॉल्व करना करा दिया है। उदाहरण 3.3 करा दिया है। पाठ्यनेत्र प्रश्न 3.4 करा दिया, 3.5 करा दिया और 3.6 करा दिया। यहां तक अपन इस चैप्टर को पूरा कर चुके हैं। अब आज इससे आगे करें इस चैप्टर को, बाकी जो अपने काम में आएगा उसको अपन लेते हुए चलेंगे। तो आज अपनी हेडिंग चलेगी वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। क्या हेडिंग चलेगी आज अपनी? करें स्टार्ट? देखो सुनो ध्यान से, अपन ने दो प्रकार के सेल पढ़े थे। कौन कौन से थे दो प्रकार के सेल? एक तो था वैद्युत रासायनिक सेल और एक कौन सा था? वैद्युत अपघटनी सेल। स्टार्टिंग में दोनों के डायग्राम बनवा दिए थे। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर क्या हो रहा था? विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा, यानी कि जब आप किसी सेल के अंदर या वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा को प्रवाहित कराओगे तो कोई ना कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही थी। क्लियर है यहां तक की बात? तब अपन बात करेंगे नेक्स्ट की। क्या हेडिंग लगाएंगे अपन? वैद्युत अपघटनी। एक बार रुको, बोर्ड पर देखो सभी, लिखना मत। वैद्युत अपघटनी विलयनों के लिए चालकत्व। देखो ये अपन पढ़ेंगे। अगर अपन पदार्थों की बात करें तो पदार्थों को अपन ने विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर अनेक प्रकार से बांटा है। सबसे पहले कौन से होते हैं? चालक। चालक का मतलब क्या हो गया? कंडक्टर। किसे कहते हैं? चालक। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह होने देते हैं क्या कहलाते हैं? चालक। जितनी भी धातुएं होती हैं, मेटल होती हैं, वो सभी की सभी किसकी तरह कार्य करती हैं? चालक की तरह कार्य करती हैं। तो अपन क्या करते हैं? कैन फ्लो करंट, मतलब ये किसका फ्लो करती हैं? करंट का फ्लो करती हैं। लेकिन कुछ एक दो ऐसे मतलब पदार्थ भी हैं जो धातु ना होते हुए भी विद्युत धारा का प्रवाह करने देते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेफाइट। नाम सुना है आपने ग्रेफाइट का? ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है? ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का। क्या होता है? sp2 संकरण होता है। देखो इसको ध्यान रखना, ही पूछा जाता है सेकंड ग्रेड में, तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे लिखूं समस्त धातु, लेकिन कुछ ऐसी अधातु भी होती हैं, लेकिन कुछ अधातु, लेकिन कुछ अधातु जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी किसका चालक करती है? आपके विद्युत का चालन करती है। जैसे ग्रेफाइट विद्युत का चालन करती है। कारण क्या है इसका? क्योंकि जो ग्रेफाइट है ना आपका,
ग्रेफाइट का संकरण क्या होता है? sp2 संकरण होता है ग्रेफाइट का। इसका मतलब कार्बन के पास, देखो एक बात समझना, थोड़ी सी कोशिश करना, अगर अपन आवर्त सारणी की बात करें तो ध्यान में आ गई आवर्त सारणी, ऐसे चलते हैं तो आवर्त बोलते हैं, और ऊपर से नीचे चलते हैं तो वर्ग बोलते हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? दो, हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में दो ही तत्व हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s1, और हीलियम का 1s2। यानी कि पहले आवर्त के अंदर केवल एक ही कक्षक है जिसका नाम है s कक्षक। समझ में आ गई बात? अच्छा, फिर पहले आवर्त के नीचे दूसरा आवर्त, दूसरे आवर्त में कौन कौन आते हैं? लिथियम, लिथियम, बेरिलियम। फिर इधर खाली रहता है पूरा का पूरा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सारे के सारे कौन से आवर्त के तत्व हैं? दूसरे आवर्त के, सेकंड पीरियड के। समझ में आ रही है मेरी बातें? नहीं आई? देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसे चलेंगे तो क्या कहलाते हैं आपके? आवर्त। और ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या कहलाएंगे? वर्ग। कुल मिलाकर आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 आवर्त है। ठीक है, मानते हो आप इस बात को? पहले आवर्त में कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में लिथियम और इधर कौन है आपके? बोरॉन। ऐसे ही तो है ना? फिर इधर कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ना मांगो आलू, सीधा पूड़ी से खा लो। ठीक है, ये वाले कौन से आवर्त के तत्व हैं आपके? तीसरे आवर्त के। इसके बाद चौथा आवर्त आ जाता है, पांचवा आता है, अपन को कोई मतलब नहीं है। पहले आवर्त के अंदर केवल s कक्षक आता है। कौन सा कक्षक आता है? s कक्षक। कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देख लो। हाइड्रोजन का क्या है? 1s1, और हीलियम का 1s2। दूसरे आवर्त के अंदर s कक्षक भी आता है और p भी आता है, d नहीं आता। कौन नहीं आता? d नहीं आता। इस तीसरे वाले के अंदर s भी आता है, p भी आता है और d भी आता है। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखना जरा, कार्बन कौन से आवर्त का तत्व है? दूसरे आवर्त का। दूसरे आवर्त में कितने कक्षक आते हैं? एक s और एक p। अब p कितने प्रकार का होता है? px, py और pz। p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py और pz। अब देखना, ग्रेफाइट का संकरण कौन सा है? इसका मतलब एक तो s कक्षक भाग ले रहा है, और 3 p कक्षकों में से कितने ले रहे हैं? 2। यानी कि इसके पास एक कक्षक खाली रह गया अभी। भाई एक तो s कक्षक भाग ले रहा है और 2 p कक्षक भाग ले रहे हैं, एक p कक्षक इसके पास क्या रह गया? खाली रह गया। वो जो खाली p कक्षक पड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से किसका फ्लो होता है? करंट का फ्लो होता है। समझ में आ गई यहां तक की बात? तो डायरेक्ट पूछता है कि ग्रेफाइट का संकरण कौन सा होता है? sp2। क्या ग्रेफाइट विद्युत का चालक है? हाँ जी बिल्कुल है। कारण बता दोगे? अच्छा यही लिखेंगे, हालांकि यहाँ नहीं लिखना चाहिए, पर फिर भी कॉपी अपनी कुछ भी लिखें, हमारी मर्जी। हीरे का संकरण क्या होता है? sp3। हीरा विद्युत का चालक है या कुचालक है? समझ में आ गई क्यों है? क्योंकि सारे के सारे कक्षक क्या है? भरे हुए हैं। एक s कक्षक और तीनों के तीनों p कक्षक। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा अब एक बात सुनना ध्यान से, चालक के बाद कौन से पढ़ लेते हैं अपन? कुचालक। कुचालक में क्या लिख लेंगे अपन? डज नॉट फ्लो ऑफ करंट। इनके अंदर कौन फ्लो नहीं करता? आपका करंट फ्लो नहीं करता। क्लियर है यहां तक की बात? इस हीरे वाले एग्जांपल को उठा के यहां लिख दूं मैं? ठीक है, जैसे हीरा क्यों नहीं करता? क्योंकि संकरण क्या है इसका? sp3। और क्या लिख सकते हैं बोलो? और बताओ, और क्या लिख सकते हैं अपन? लकड़ी लिख दूं क्या? और क्या लिख सकते हैं? प्लास्टिक। और क्या लिख सकते हैं? रबर। ये सब विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। समझ में आ गई यहां तक की बात? और कौन से और कैसे पदार्थ होते हैं? बहुत बढ़िया, अर्धचालक। लकड़ी गीली हो फिर तो बराबर फिर तो बराबर आनंद आएगा। कई बार वो नहीं करते क्या, बरसातों के दिनों में जम्फर डाल रहा होता है कोई बांस से, और बांस कैसा होता है? तुरंत प्रभाव से बरसात मिलता है। ठीक है, एक तो हो गए चालक, एक हो गए कुचालक, एक हो गए अर्धचालक। और कौन से होते हैं इन तीन के अलावा? बताओ बताओ। या फिर होता ही नहीं है, गलती से बना दिया है मैंने? अर्धचालक तो लिख दिया ना, गलती से लिखा है या वास्तव में होता है? मुस्कान क्या होता है?
अब बताओ अब होता है कि नहीं होता? एक कौन सा होता है? अति चालक। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक की बात? अर्धचालक में क्या लिखेंगे? कैन फ्लो करेंट इन सम स्पेशल कंडीशन। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विद्युत क्या क्या करते हैं? चालन करते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? हाँ जी। अति चालक अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में विद्युत का क्या करते हैं? इनके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है आजकल, इन दोनों के ऊपर। क्योंकि अगर ये अति चालक वाली सक्सेस हो गया ना मामला, तो सारी की सारी करंट की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। खूब सारी करंट आया करेगा। बनाओ इसको।
चलिए जी, लिख लिया सबने ना। अब अपन किस पर डिस्कशन करेंगे? चालक पे, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस किस पे करेंगे? चालक पर। देखना भैया ध्यान से, चालक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो है आपका धात्विक चालक, जिसको अपन दूसरा नाम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक। नाम से ही पता चल रहा है करंट किसके द्वारा फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, धातुओं के अंदर, ठीक है। लेकिन अपन का मतलब इससे नहीं है, अपन तो क्या पढ़ रहे हैं? दूसरी कौन सी है आपकी? वैद्युत अपघटनी चालकता। वैद्युत अपघटनी चालकता, ध्यान से देखना। फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। किसके द्वारा करंट का फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। और वैद्युत अपघटनी चालकता में करंट का फ्लो किसके द्वारा होता है? फ्लो ऑफ करंट बाय द फ्लो ऑफ आयंस। किसके द्वारा फ्लो होता है? आयंस के द्वारा। अपन ने देखा था, याद करो, वैद्युत अपघटनी चालकता में NaCl का सॉल्यूशन भर रखा था, ठीक है ना। देखा था कि नहीं देखा था? याद आया नहीं आया? यहां पर बनाया था मैंने आपके सामने NaCl का सॉल्यूशन। Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और सोडियम बना रहा था और इलेक्ट्रोड पर जाकर जम रहा था। Cl नेगेटिव अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर कौन सी गैस मुक्त हो रही थी? क्लोरीन गैस। याद आया कुछ ऐसा? तो जो वैद्युत अपघटनी चालकता में फ्लो ऑफ करंट किसके द्वारा होता है? बाय द फ्लो ऑफ आयंस के द्वारा। याद रहेगी, यहां पर किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जब मैं छोटा था ना, बहुत छोटा, मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास में रहूँगा, उस टाइम क्या था, गांव में रहते थे हम, तो गांव में लाइट नहीं थी, मतलब लाइट तो थी, एक ही वायर आ रहा था लाइट का। अब तो बहुत सारे आ रहे हैं, 3-4 आते हैं ना, बहुत वोल्टेज आते हैं। तब एक ही वोल्टेज आता था, तो टीवी नहीं चलता था या पंखे नहीं चलते थे। तो गांव में धरती के अंदर एक अर्थ गाड़ के रखते थे, देखा है क्या आपने? किसी ने नहीं देखा? देखा है ना, कोने में किसी दूर में जाके अर्थ गाड़ के रखते थे। तो जैसे ही वोल्टेज कम होते थे तो उसमें नमक घोलते थे पानी के अंदर, और पानी के अंदर नमक घोल के उसमें डाल देते थे, जैसे पेड़ में पानी डाल रहे हो, तो वोल्टेज बढ़ जाते थे। तो वहां पर करंट का फ्लो किसकी हेल्प से होता था? आयंस के द्वारा। आजकल तो नहीं रहा ऐसा, आजकल तो डेवलपमेंट हो गया बहुत ज्यादा ना। तो फ्लो ऑफ करंट किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। यहां पर अपन क्या लिखेंगे? तापमान बढ़ाने पर। अच्छा, तापमान बढ़ाने पर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चालकता है वो बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझना। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने से, अच्छा विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण ही विद्युत धारा बह रही है। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलते हैं, विद्युत धारा इस दिशा में चलती है। याद करो गैल्वेनिक सेल अपन कर रहे थे, याद आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे वो एनोड से कैथोड की तरफ, और विद्युत धारा कैथोड से एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? आपस में प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण धात्विक चालकता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? गर्मियों के दिनों में बिल अपने आप बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा आने लगता है, जितना आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा, जबकि सर्दियों में ऐसा नहीं होता। तो तापमान बढ़ाने पर धात्विक, हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, देखो जो आवेश चलता है ना, ये फिजिक्स का टॉपिक है हालांकि, जो आवेश चलता है ना वो सतह पे चलता है, तार के अंदर नहीं चलता। तो सतह पर क्या होता है? उनमें कोलिजन होने लगता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चालकता का मान कम हो जाता है, इसीलिए बिल बढ़ता है। सरकार तो अपना हिसाब किताब पूरा रखेगी ना, उसको क्या मतलब है? उसने तो इतनी यूनिट बनाई, उसको तो इतने यूनिट के पैसे चाहिए ही चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं। तो अल्टीमेटली पैसे कौन देगा? जनता ही देगी, हम लोगों की जेब से ही जाते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर धात्विक चालकता का मान पूछा जाता है, धात्विक चालकता का मान कम हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ऐसा प्रतिरोध बढ़ने के कारण होता है।
इधर देखो, अगर अपन यहां पर बात करें कि तापमान बढ़ाने पर, अच्छा यहां क्या होगा, अगर मैं तापमान को बढ़ाऊंगा तो वैद्युत अपघटनी चालकता का मान घटेगा या बढ़ेगा। मतलब ऐसे समझो पानी के अंदर मैंने नमक घोला है, पानी के अंदर क्या घोल दिया मैंने, नमक, ठीक है, एक 25 डिग्री टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पर, फिर मैंने उसी नमक को 70 डिग्री टेम्परेचर पर घोल दिया। ज्यादा आयनों का प्रवाह आसानी से कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। कारण क्या है, तापमान बढ़ने पर वियोजन बढ़ने लग जाता है। आपने देखा नहीं, एक ठंडे पानी में आप चीनी को घोलो और एक गर्म पानी में चीनी को घोलो, किसमें आसानी से घुलती है, गर्म पानी में। एक ठंडे पानी में नमक घोलो, एक गर्म पानी में नमक घोलो, किसमें आसानी से घुल जाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि गर्म में होने से क्या होता है, आयनों का या फिर वियोजन जो होता है, डिसोसिएशन जो होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे, तापमान बढ़ने पर वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको बताना पड़ेगा, आपने पढ़ा है, खूब पढ़े हैं अपन ने, के बराबर सी एल्फा स्क्वायर, के बी बराबर सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल्फा से। तापमान बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वैद्युत अपघटनी चालकता, पुराना रिवीजन करना बंद कर रखा है क्या आजकल, जिससे वैद्युत अपघटनी, हाँ ये होता है, चालकता क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। एक और पॉइंट, तनुता, तनुता का मतलब क्या हो गया, डाइल्यूशन। अगर मैं पानी ज्यादा से ज्यादा मिलाता जाऊंगा तो चालकता का मान बढ़ेगा या घटेगा, आंसर जाएगा चालकता का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि क्या बढ़ेगी आपकी, वियोजन की मात्रा। तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होती जाती है, एल्फा बढ़ता जाता है, जिससे वैद्युत अपघटनी चालकता, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया यहां पर, क्या शब्द लिखा है मैंने, क्या लिखा है, प्रतिरोध। तो अपन शुरुआत किससे करेंगे, प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से, कि प्रतिरोध क्या होता है, आर क्या होता है, क्या होता है प्रतिरोध, बताओ। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अब बताओ मैथमेटिकली, फॉर्मूले के फॉर्म में, अपन को तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। V बराबर आई आर ओम का नियम होता है, चलो बहुत बड़े, एक बार है ना रुकना आप सभी, V बराबर आई आर हो गया, ठीक है। इस R को परिभाषित करो। R क्या होता है, जो किसी भी तार का प्रतिरोध उसकी एकांक लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है, ये पूछ रहा था, है ना। चलो अब अपन ये आप लिखोगे और इसको लिखने के बाद अपन किससे शुरुआत करेंगे, प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से करो, और इस पर बेस्ड करेंगे क्वेश्चन जो अपने पेपर में आते हैं।
करें स्टार्ट। देखो अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, प्रतिरोध के बारे में, आर। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, एक बार आप देखना सारा का सारा, ओम के नियम के अनुसार, कोई वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था, ओम के नियम के अनुसार या ओम के नियमानुसार किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध, उसकी लंबाई, लंबाई यानी कि इसको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, स्मॉल एल से, लेंथ है ना, उसकी लंबाई के समानुपाती, समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया, इसको किससे प्रदर्शित करूंगा, स्मॉल ए से, ठीक है ना। उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है जी। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, जो आर है, आर का मतलब जो प्रतिरोध है, वो किसके समानुपाती होगा, एल के, और किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ए के। समझ में आ गई यहां तक की बात। किसी भी तार का प्रतिरोध, उस तार की लंबाई, जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा उसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा। और जितना ज्यादा, यानी कि देखो जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं ना कि जो आवेश चलता है ना, इलेक्ट्रॉन चलता है, वो तार के ऊपर सतह पे चलता है, अंदर नहीं चलता। समझ में आ गई बात। तो जितना ज्यादा मोटा तार होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो उनके बीच प्रतिरोध या फिर रिपल्शन या प्रतिकर्षण का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जितना पतला तार होगा, तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। इन सबसे बिल पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब यहां समानुपाती का चिन्ह है, अच्छा इधर एल क्या है, तार की लंबाई, लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, लेकिन अपन सेंटीमीटर में ही बात कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा क्यों जाए। तार की लंबाई किसके अंदर ले लेता हूं मैं, सेंटीमीटर में। क्लियर है यहां तक की बात। और ए क्या है आपका, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल कैसे निकालते थे अपन छोटी क्लासों में, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसी तो निकालते थे क्षेत्रफल, प्लॉट के खूब निकाले होंगे। तो इसका क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि सेंटीमीटर इंटू, अरे लंबाई भी सेंटीमीटर में और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, तो यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। अच्छा जी, यहां से मैं समानुपाती का अगर चिन्ह हटाऊंगा या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो कोई ना कोई स्थिरांक लेकर आना पड़ेगा, और यहाँ जो स्थिरांक आता है उसको क्या बोलते हैं, रो। आर बराबर रो डॉट एल अपॉन में ए। क्लियर है यहां तक की बात। अच्छा जी चलो, रो क्या कहलाता है आपका, रो कहलाता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। लिखते हैं ना उसको अभी। क्लियर है अंतर की बात। रो क्या है आपका यहां पर, विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन आईयूपीएसी कहती है, मैं नहीं कहता भैया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं अपने घर से नहीं लेके आया। आईयूपीएसी कहती है कि आजकल आपको विशिष्ट प्रतिरोध की जगह कौन सा शब्द उपयोग में लेना है, प्रतिरोधकता। तो पेपर में विशिष्ट प्रतिरोध भी आ सकता है और क्या आ सकता है आपका, प्रतिरोधकता। तो अपन इसको लिख लें इस स्टेटमेंट में यहां पर, लेकिन किसके अनुसार, आईयूपैक के अनुसार इसे प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर है यहां तक की बात, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, मैं अगर ऐसे कहूं कि यदि तार की लंबाई, जो मैं तार ले रहा हूं जिसका प्रतिरोध ज्ञात कर रहा हूं, यदि तार की लंबाई कितनी हो आपकी 1 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि लंबाई भी मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर ले लूं, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कितना लेता हूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो
हो तो कर लिया मैंने ऐसा, ये भी एक है और ये भी एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। हो तो आर किसके बराबर होता है, रो के। अर्थात जब मैं तार की लंबाई को 1 सेंटीमीटर लेता हूं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर लेता हूं, तो उस समय तार का प्रतिरोधी क्या कहलाता है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बताओ कोई समस्या किसी को, तार का प्रतिरोधी क्या कहलाता है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात इस स्थिति में तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, आपका विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसकी जगह दूसरा वर्ड क्या लिख सकता हूं मैं, कहलाता है। आगे बात करें, हाँ एक चीज और रह गई, चलो यूनिट, क्या यूनिट होती है सर, ओम मीटर। मैं सिर्फ प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, अपना प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ आर क्या होती है, ओम। याद रहेगी यहां तक की बात, क्या यूनिट होती है इसकी, ओम। चलिए नेक्स्ट, अगला अपन टॉपिक देखते हैं। इसी के अंदर एक होता है आपका चालकत्व, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडक्टेंस। और इसे C या G से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो C से या फिर G से। यानी कि C किसके बराबर है, G के बराबर है, और इसका मान किसके बराबर होता है, 1 में R के। किसके बराबर होता है भैया, 1 में R के। कर लोगे आसानी से, C या G किसके बराबर होता है, 1 में R के। अच्छा R की यूनिट क्या लिखी है आपने, ओम, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ C या फिर G। तो C बराबर 1 में R की यूनिट आपको पता है क्या होती है, ओम। ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, यानी कि क्या यूनिट आएगी, ओम इनवर्स। या फिर हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। और अब देखो इनवर्स है ना, इनवर्स का मतलब किसी चीज का उल्टा होता है। यहां से लिखना शुरू करो, एम से, महो। क्या क्या यूनिट है इसकी, समझ में आया कैसे लिखा है, ये तो याद करने का तरीका है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं अपन, महो, या फिर इसी को क्या बोलते हैं आप, सीमेंस। किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। याद रहेगा आपको, ठीक है जी। चलो चलें आगे। एक होता है आपका सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, जी स्टार से। सेल स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, जी स्टार से। तो जी स्टार बराबर क्या होता है, एल अपॉन में ए। जी स्टार बराबर क्या होता है, एल अपॉन में ए। यानी कि जी स्टार की यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट क्या है, तो क्या मैं इसको सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकता हूं। समझ में आ गई बात भाई। जी स्टार सेल स्थिरांक क्या क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। लिखूं क्या डेफिनेशन है, भाई आपने इलेक्ट्रोड लगाए हैं ना, तभी तो काम चल रहा है। यानी कि मैं क्या कहूंगा, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के और इस पर क्वेश्चन हो रहा है अपनी एनसीईआरटी में, आया और उसमें नीट में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब बताना, एक बात बताना जरा मुझे ध्यान से, इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, गोल होते हैं ना, गोल गोल से, है ना। इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, गोल।
और किसी गोले का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो लिख देता हूं यहां पर, याद रहे जिससे आपको कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बहुत काम आएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, का अनुपात होता है। हाँ जी, एक और टॉपिक देखेंगे सर, कितने टॉपिक देखेंगे? एक होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, नहीं विशिष्ट प्रतिरोध तो हो गया अपना, हो गया ना विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। एक होता है आपका विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? कप्पा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से। ये वाला कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा। और कप्पा बराबर क्या होता है? कप्पा बराबर होता है 1/ρ। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं विशिष्ट प्रतिरोध। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद होगा। अब याद तो आपको करना है, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने भी रट्टे लगाए हैं, आपको भी रट्टे लगाने हैं, साफ सीधा हिसाब है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता। आई बात समझ में? मैं क्या लिख सकता हूं? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट चालकता कहलाता है। अच्छा एक बात बताओ ना, आर किसके बराबर था? रो डॉट एल अपॉन में ए के, इसके बराबर था कि नहीं था? क्या मैं यहां से रो की वैल्यू निकाल सकता हूं अशोक जी? अच्छा कैसे निकालूंगा? इन दोनों, इसका आपस में इससे गुणा हो जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या इसको बताना जरा, आर डॉट ए बराबर रो डॉट एल। बताओ कोई समस्या? क्या मैं यहां से रो निकाल सकता हूं क्या? बहुत बढ़िया। क्या आएगा रो बराबर? आर डॉट ए अपॉन में एल। क्या मैं सही हूं? क्या मैं इस रो की वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं? हाँ जी, क्या आएगी आपकी? कप्पा बराबर 1/में आर, आर नीचे आएगा ना, डॉट एल ऊपर चला जाएगा, एल अपॉन में ए। 1/में आर क्या जी के बराबर था क्या? क्या 1/में आर जी के बराबर है? क्या एल अपॉन में ए जी स्टार के बराबर है? तो मैं कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार लिख सकता हूं क्या? पक्का है ना सबका? मैं क्या लिख देता हूं साइड में, 1/में आर किसके बराबर है? जी के या फिर सी के, और एल अपॉन में ए किसके बराबर है? जी स्टार के। क्लियर है भैया? यानी कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार। क्लियर है? कप्पा की अगर मुझे यूनिट निकालनी हो तो क्या निकालेंगे? 1/में आर की यूनिट क्या थी? 1/में आर की यूनिट क्या थी? महू और सीमेंस। और जी स्टार की यूनिट क्या है? ऐसे मत करो, सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या मैं कप्पा की यूनिट को ओम सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कह सकता हूं, या महू सेंटीमीटर इनवर्स कह सकता हूं, या सीमेन? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? होने दो। अभी अपन पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता कप्पा, इसके दो पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता और एक पढ़ेंगे मोलर चालकता, जिन पे आते हैं क्वेश्चन। चलो जी, तो यूनिट क्या आएगी इसकी? अरे 1/में आर की यूनिट क्या है? ओम इनवर्स सेंटी। ये यूनिट याद रखनी है, पेपर में इनको यूनिट से ही पहचानते हैं क्या है और क्या नहीं है, ठीक है जी। या फिर क्या लिख सकता हूं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की जगह सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सुनो एक बार ध्यान से, बोर्ड पर देखो पहले सभी के सभी। मैंने किससे स्टार्ट किया? प्रतिरोध से। प्रतिरोध के बारे में क्या कहा जाता है कि ओम के नियम के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध, कोई तार है, उस तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरा का पूरा करंट फ्लो नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको किसका सामना करना पड़ता है? प्रतिरोध का। आप प्रतिरोध की तुलना घर्षण से कर सकते हो एक तरीके से, है नहीं? कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। जैसे अपन अर्थ पे चलते हैं तो अपन को क्या महसूस होता है? घर्षण नहीं लगता क्या? नहीं लगता? अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता। गाड़ियों के टायर नहीं घिसते कभी भी, गाड़ियों के टायर नहीं घिस जाते क्या समय के साथ? नहीं घिसते? ये नहीं होता है, हाँ होता है समय के। क्या? फिर अपन उड़ते, कितना अच्छा होता ना। चंद्रमा पर क्या नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो वहां आदमी चलता थोड़ी है, वहां आदमी क्या होता है? उड़ता है। तो अच्छी बात होती, ठीक है। पेट्रोल कितना कम लगता, सब कुछ कितना अच्छा होता। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया।
तो ओम के नियम के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के क्या होता है, समानुपाती, और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ए के क्या होता है, व्यतिक्रमानुपाती। यानी कि मैं ये रिलेशनशिप लिख सकता हूं, आर किसके समानुपाती है, एल के। एल क्या है, तार की लंबाई, लंबाई को किसमें लिया मैंने, सेंटीमीटर में। और ए क्या है आपका, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर, यहां से मैं इस चिन्ह को हटाऊंगा समानुपाती या फिर व्यतिक्रमानुपाती वाले को, तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, जो स्थिरांक आता है उसको क्या कहते हैं, रो। रो क्या कहलाता है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध। और आईयूपीएसी क्या कहती है, आईयूपीएसी कहती है कि आजकल विशिष्ट प्रतिरोध की जगह किस शब्द का उपयोग करेंगे अपन, प्रतिरोधकता का। समझ में आ गई यहां तक की बात। फिर मैंने कहा कि यदि तार की लंबाई को मैं कितने सेंटीमीटर कर दूं, 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्या कर दूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कर दूं, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, रो के। अर्थात इस स्थिति में तार का प्रतिरोधी विशिष्ट प्रतिरोध या फिर क्या कहलाता है आपकी प्रतिरोधकता। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, याद रहेगी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया चालकत्व। चालकत्व का मतलब क्या होता है, C बराबर, चालकत्व को C या G से प्रदर्शित करते हैं, और G बराबर क्या होता है, 1 में R। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, प्रतिरोध का व्यतिक्रम, व्यतिक्रम का मतलब समझते हैं ना, उल्टा, रेसिप्रोकल। प्रतिरोध का व्यतिक्रमी क्या कहलाता है, कंडक्टेंस या चालकत्व कहलाता है। C बराबर G बराबर 1/r, लिख देता हूं इसको, लिख लोगे ना तुम, प्रतिरोध का व्यतिक्रम, चालकत्व कहलाता है, प्रतिरोध का व्यतिक्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। C बराबर G बराबर 1/r, R की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं, महो, क्या बोलते हैं, महो। और इसी को क्या बोलते हैं, सीमेंस, ऐसा यूनिट है सीमेंस। फिर मैंने आपको बताया सेल स्थिरांक या जी स्टार, सेल स्थिरांक या जी स्टार बराबर क्या होता है, L/A। ये रहा, ये देखो, L/A। क्लियर है यहां तक की बात। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रॉनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर इलेक्ट्रोड गोल है, कैसा है आपका, गोल, तो किसी गोल चीज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। याद रहेगी यहां तक की बात। यानी कि जी स्टार बराबर क्या होता है, L/A। एल की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ए की यूनिट क्या है, यानी कि जी स्टार की यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ गई। किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। फिर मैंने आपको क्या बताया, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो। रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्यतिक्रमी क्या कहलाता है आपका, कप्पा कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब रो का मान आपको पता है, रो बराबर क्या होता है आपका, रो बराबर R.A/L, निकालना सिखा दिए, यहां से निकाला है, ठीक है। तो कप्पा बराबर क्या आया, 1/R डॉट L/A। 1/R किसके बराबर था, जी के, और L/A किसके बराबर है, तो कप्पा बराबर जी इंटू क्या होता है, जी स्टार। आ गई बात समझ में। फिर मैंने इसकी यूनिट निकाल ली है, ये सारी आपसे बातचीत कर ली है। क्लियर है यहाँ तक की बात। इसके बाद दो चीज और बतानी है आपको, एक मोलर चालकता और एक तुल्यांक की चालकता। और फिर अपन क्या करेंगे, सीधे न्यूमेरिकल, अपने आप याद हो जाएंगे। हो जाओ शुरू।
एनसीईआरटी देना एक बार मुझे।
आज ही लिखना है। लिख लिया सबने? करें स्टार्ट। चलिए जी, 2 टर्म और रह गई अपनी, अपन उनको और कर लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक तो होती है आपकी मोलर चालकता, और एक कौन सी होती है आपकी? तुल्यांकी चालकता। नाम से ही पता चल रहा है, मोलर चालकता में तो कुछ ना कुछ किसकी बात होगी? मोलरता की। और तुल्यांकी चालकता में कुछ ना कुछ तुल्यांक यानी कि नॉर्मलता की बात होगी। चलिए देखिए ध्यान से, 2 और पढ़ लेते हैं फिर सीधे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्या पढ़ रहे हैं अपन? मोलर चालकता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक की बात? मोलर चालकता किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा एम से। या तो ऐसे लैम्डा बना के दे देगा, या फिर ये वाला लैम्डा बना के दे देगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है, कुछ नहीं किया, इसी में ऐसे कर दिया है तो ये बन गया है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। क्या होती है तो मोलर चालकता? किसी दिए गए विलयन की चालकता, किसी दिए गए विलयन की चालकता जिसमें
एक मोल विलय गुलाव, गुलाव या फिर क्या हो, उपस्थित हो, क्या कहलाती है आपकी, मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता को निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम, कोई सा भी लैम्डा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम। क्लियर है जी यहाँ तक की बात। कप्पा की यूनिट अभी अभी अपन ने निकाली थी, नहीं अब क्या यूनिट निकाली थी कप्पा की, ओम। चलो मैंने सीमेंस लिख ली, हाँ आप ओम इनवर्स लिख सकते हो। क्या लिखी थी, सीमेंस। कप्पा बराबर आपका याद आया था, ऐसे याद रखो, कप्पा बराबर 1 में आर डॉट एल अपॉन में ए। 1 में आर, आर ऊपर गया था, यानी कि ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को मैं महो भी कह रहा था या सीमेंस भी कह रहा था, तो सीमेंस आ गई थी। एल अपॉन में ए, सेल स्थिरांक की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि कप्पा की यूनिट क्या हो गई, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। एम क्या है यहाँ पर, एम विलयन की सांद्रता है, और सांद्रता का कौन सा पद है, और मोलरता बराबर क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। यहां पर मैं लीटर इनवर्स ना लिखकर उसकी जगह क्या लिख रहा हूं, सेंटीमीटर -3। क्लियर है यहां तक की बात। लीटर इनवर्स की जगह क्या लिख लिया है मैंने, सेंटीमीटर -3। हाँ जी, क्या आप सॉल्व कर सकते हो क्या इसको, अरे हाँ है ना, ये आपका मोल है, मोल। चलिए जी, कैसे सॉल्व करेंगे अशोक जी, सीमेंस, सेंटीमीटर माइनस क्यू ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, आधार समान है दोनों को, इधर भी सेंटीमीटर है इधर भी सेंटीमीटर, क्या बचेगा, बहुत बढ़िया, तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी, और ये ऊपर जाएगा तो मोल क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो भैया यूनिट से पहचानना पड़ता है, कई बार नाम नहीं देता वो, आ गई बात समझ में, कई बार वो नाम नहीं देगा आपको, यूनिट से पहचान में आना चाहिए कि उसने आपको कप्पा दिया है कि लैम्डा एम दिया है या लैम्डा ई क्यू दिया है, कर लोगे आसानी से। चलो जी आगे बात करते हैं, लगे यार दूसरी कौन सी पढ़ा देता हूं मोलर चालकता के साथ साथ, कौन सी चालकता, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा ई क्यू से। ई क्यू क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट। तुल्यांकी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो क्या लिख दिया मैंने, ई क्यू। समझ में आ गई यहां तक की बात। लैम्डा ई क्यू बराबर क्या होता है आपका, सेम कप्पा इंटू 1000 अपॉन में, इस बार नॉर्मलता आ जाती है एन, कर लोगे आसानी से। चलिए जी यूनिट निकालें, लैम्डा ई क्यू, कप्पा की यूनिट क्या आती है, सीमेन। क्लियर है यहां तक की बात। एन की यूनिट क्या होती है, ग्राम तुल्यांक, और ये मोल की जगह क्या हो गया, ग्राम तुल्यांक, और ये क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर -3। क्लियर है यहां तक की बात। क्या आएगी, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर सीमेन सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, और ग्राम तुल्यांक, कर लोगे क्या आसानी से, कर लोगे आसानी से, नोट करो। हाँ हाँ, बोलना है ही नहीं पेपर में अपन को, तो पेपर में बोलना है कुछ भी, साइमन सीम, पर मैंने तो सीमेंस ही पढ़ा है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं,
सा लास्ट है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। क्या संबंध है? सीधा संबंध लिख देता हूं, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर 1 में जेड लैम्डा एम, ये रिलेशन है। जेड क्या है? वैद्युत अपघट्य में, वैद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायनों या ऋणायनों की कुल संख्या। धनायनों या ऋणायनों की कुल संख्या लिख लो। अब करेंगे क्वेश्चंस। चलो जी, ये लिख लिया क्या इधर वाला सबने? क्वेश्चन छोड़ो एक बार, देखो एक बार क्या कह रहा है, फिर लिख लेना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको? 25 डिग्री सेल्सियस पर सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.01 m। कोई वैद्युत अपघट्य विलयन है जिसका प्रतिरोध कितना दे रखा है? 210 ओम। प्रतिरोध कितना है? 210 ओम। तथा सेल स्थिरांक का मान कितना है? 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक का मतलब जी स्टार हो गया। जी स्टार बराबर क्या होता है? एल अपॉन में ए। ठीक है, यानी कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों की वैल्यू दे रखी है आपको। इसके लिए विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात करो। विशिष्ट चालकता मतलब वो विशिष्ट प्रतिरोध था। वो कौन था? विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है? विशिष्ट चालकता, कप्पा। क्या निकालना है आपको? कप्पा। तो आपको कैलकुलेट करना है कप्पा इज इक्वल टू क्या? कप्पा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन में रो के। और जब इसमें अपन रो की वैल्यू रखते हैं तो कप्पा बराबर क्या आया था? 1 अपॉन में आर डॉट एल अपॉन में ए। यही तो आया था ना? क्लियर है? यहां तक कैसे आया था ये? आर किसके समानुपाती था? याद आया कुछ? आर बराबर क्या आया था? यानी कि रो किसके बराबर आ गया था भाई? पूरा कर देता हूं, ये लो, आर डॉट ए बराबर रो डॉट एल। आया कुछ याद? तो रो बराबर क्या आ गया था? आर डॉट ए अपॉन में एल। यहां से रो की वैल्यू पुट करी थी अपन ने। रो की वैल्यू पुट करी थी तो क्या आया था? कप्पा बराबर 1 अपॉन में आर डॉट एल अपॉन में ए। 1 अपॉन में आर किसके बराबर था? सी के या जी के। और एल अपॉन में ए किसके बराबर था? जी स्टार के। अब यहां पर प्रतिरोध दे रखा है उसने, यानी कि मैं इस फॉर्मूले को चेंज करूं, कप्पा बराबर 1 अपॉन में आर डॉट एल अपॉन में ए किसके बराबर होता है?
यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जी स्टार कप्पा बराबर 1 में आर डॉट जी स्टार। उसने क्या क्या दे रखा है? हाँ जी, आर कितना दे रखा है उसने? यूनिट से पता चल रहा है और लिखा भी हुआ है। अगर नहीं लिखता प्रतिरोध केवल 210 ओम लिख देता तब भी समझ जाते कि ओम किसकी यूनिट है अपने, यानी कि 210 ओम। और सेल स्थान किससे प्रदर्शित करते हैं? जी स्टार। जी स्टार कितना दे रखा है? अगर वो लिखकर नहीं देता कि ये जी स्टार है तो आप यूनिट से बता सकते थे, बताई थी ना यूनिट मैंने आपको। ठीक है, तो कप्पा बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 में आर डॉट जी स्टार। हाँ जी, 1 में आर कितना है? आर की वैल्यू कितनी है? 210। आर की वैल्यू कितनी है? 210। और जी स्टार कितना है आपका? हाँ जी, क्या आएगा कप्पा बराबर? बताओ। 210 के आगे क्या लिखा हुआ है? ओम। तो ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। और ये 0.88 की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर आपको पता है, जो भी है लिखो करो। आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है ना सबको? 0.004। आप 2-4 बार 10 एक क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको ये अपने आप याद होने लग जाएंगे। कर लिया? अब मैं आपके सामने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख दूं, आप करोगे क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो भैया। हाँ ऐसे मत करो। क्या ज्यादा टिपिकल टॉपिक थोड़ी है कोई, इजी सा टॉपिक है, फॉर्मूले। अरे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इजी है, सिर्फ क्या याद होना चाहिए आपको? फॉर्मूले याद होने चाहिए, काम हो जाएगा। और फॉर्मूले याद करने का भैया एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। क्या है वो तरीका? नहीं, रट्टा नहीं, केवल और केवल क्या करो? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, कब तक नहीं होंगे आखिर? बैठना पड़ेगा लेकिन। अब यूं सोचो कि एक बार में हो जाए तो नहीं होगा भैया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है आपका 3.8। क्वेश्चन है आपका 298 केल्विन पर 0.2 m केसीएल विलयन की चालकता। केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस साइमेंस कुछ भी कह लो सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन करने से पहले एक बार सुनेंगे। आपको क्या क्या दे रखा है? विलयन की सांद्रता दे रखी है 0.2 m। इसके अलावा ये क्या दे रखा है आपको?
ये सी है या कप्पा है? मैंने कहा था यूनिट पर फोकस करेंगे नेहा। ये यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? कप्पा की। तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है? कप्पा की। यही कंफ्यूजन है इन क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, अपन को थ्योरी नहीं पढ़नी, अपन को क्या देखनी है? इसकी यूनिट। यूनिट से निकलते हैं ये क्वेश्चन। करो अब इसको। आ गया आंसर? कितना? सही कह रही हो। और यूनिट बताओ फटाफट से। हाँ देख ली पीछे। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ और मोल कर लोगे ना आसानी से? सिंपल क्वेश्चन है ना, होने लगे ना। हाँ, अब हंस जाओ, दुखी मत हो। 124 आएगा, बिल्कुल सही है। 124 ही आ रहा है ना सबका? ना आया ना? ठीक, चलो इसको हटा दूंगा एक बार, ये बताओ। बस जो ध्यान रखने वाली बात है ना वो बता देता हूं मैं आपको। ध्यान क्या रखना है कि आपको जो वैल्यूज दे रखी है ना उनकी सबसे पहले क्या देखोगे आप? यूनिट देखोगे, ठीक है ना? और यूनिट के हिसाब से निकालोगे, डायरेक्ट मत निकालो। टेम्परेचर से कोई लेना देना है नहीं। 298 केल्विन है, रूम टेम्परेचर की बात कर रखा है। 0.2 एम। एम का मतलब क्या है? आपको सांद्रता दे रखी है किसके रूप में? मोलरता के रूप में। कितनी दे रखी है? 0.2। क्लियर है यहाँ तक की बात? फिर कह रहा है विलयन की चालकता। ठीक है, लगेगा सी है कप्पा। कैसे पता चला? यूनिट देख के। कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0.02488 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट किसकी है? कप्पा की, इसलिए पता चला। तो इसकी मोलर चालकता, मोलर चालकता का मतलब लैम्डा एम बराबर क्या? फॉर्मूला क्या है अपना? N2 अपॉन में। क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ जी, कप्पा की वैल्यू कितनी होती है? 0.0248 इंटू 1000। और सांद्रता कितनी दे रखी है आपको? 0.2। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहां से मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ जीरो लगा सकता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा आपस में। ये 10 की पावर कितना है? -4 पॉइंट के बाद है। और ये क्या है? 10 की पावर +4। -4 से +4 कैंसिल, यानी कि सीधा 2 से अगर कर दूं। क्लियर है यहां तक की बात? यूनिट क्या आएगी? साइमन। क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चनों को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो जी, अगला क्वेश्चन दे सकता हूं क्या? बताओ भाई। लाओ देना, पेन देना एक बार। 3.8 पर टिक लगा लेना। 3.8 पे एक्सरसाइज के पे। हम्म, 3.9 पे भी टिक लगाओ। एक्सरसाइज की 3.9 पे। अच्छा क्वेश्चन है। लो जी, करते हैं। ये वाला आ गया समझ में?
हाँ मुस्कान, क्या क्या दे रखा है बताओ एक बार मुझे। एक तो आर दे रखा है और हाँ ये वैल्यू चालकता पर नहीं जाएंगे अपन, कंफ्यूजन करेगा ये तो, ठीक है ना। अपन क्या देखेंगे यहाँ पर, यूनिट, ठीक है। और यूनिट किसकी है, ये कप्पा की। और क्या निकलवा रहा है आपसे, सेल स्थिरांक मतलब एल अपॉन में ए। एल अपॉन में ए को क्या बोलते हैं, जी स्टार। आप करो या मैं करूं, बोलो भैया। पीछे कोई आंसर नहीं देखेगा, मैं बताऊंगा। हाँ ठीक आया ना, बिल्कुल सही नहीं आया। अशोक जी अपना नहीं आया ना तो पाप पड़ेगा, आना चाहिए। 0 पॉइंट क्यों आ रहा है 27, नहीं आया, नहीं आया बेटा, नहीं आया। कौन सा फॉर्मूला लगाया बताना जरा, कप्पा बराबर जी डॉट जी स्टार, और जी बराबर क्या होता है 1 अपॉन में आर। इससे नहीं आया, पॉइंट 219 सेंटीमीटर इनवर्स आया, नहीं आया अपना। वन नाइन सेवन 219 आएगा, आया नहीं आया अपना, आ 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अशोक जी देखो चलो क्वेश्चन को नेचर को समझते हैं सबसे पहले। 298 केल्विन पर एक चालकता सेल, कोई सेल है जिसमें KCl का इतनी सांद्रता का विलयन भरा हुआ है, इसका प्रतिरोध कितना है 1500 ओम, यानी कि R बराबर क्या दे रखा है आपको 1500 ओम। फिर कह रहा है कि इस विलयन की चालकता, चालकता शब्द पे नहीं जाएंगे कंफ्यूजन करता है, अपन यूनिट पर जाएंगे। यूनिट क्या दे रखी है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसकी यूनिट है आपकी कप्पा की, यानी कि कप्पा बराबर 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके लिए सेल स्थिरांक निकालो, सेल स्थिरांक यानी कि L अपॉन में A, जो किसके बराबर होता है G स्टार के। अब कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसके अंदर R भी हो, कप्पा भी हो और G स्टार भी हो। तो अपन को पता है कि कप्पा बराबर क्या होता है 1 अपॉन में R डॉट L अपॉन में A। इस 1 अपॉन में R को तो क्या बोलते हैं अपन
जी बोलते हैं, जी या सी, और इस एल अपॉन में ए को क्या बोलते हैं अपन, जी स्टार। सही बात है ये वाली अपनी। यानी कि कप्पा बराबर 1 अपॉन में आर, 1 ये रहा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1500, क्या है 1500 ओम। क्लियर है यहां तक की बात। डॉट एल अपॉन में ए क्या है आपका जी स्टार, ये आपको निकालना है। कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3। मैं इसका इससे गुणा कर सकता हूं, यानी कि जी स्टार बराबर में क्या लिख सकता हूं भैया 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1500। क्लियर है यहां तक की बात। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो ये 10 की पावर -3 का 10 की पावर -6 हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि ये आपने क्या किया होगा 146 गुणा 10 की पावर -6, समझ में आ गई बात, इंटू 15 गुणा 10 की पावर 2, 1500 है ना, 1500 को मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 10 की पावर 2। तो सबसे पहले अगर पॉइंटों का हिसाब कर, माइनस और इसका हिसाब करूं तो माइनस का 4 बचेगा, यानी कि 10 की पावर कितना बचा माइनस का 4, 15 छिक्का 90, 9, 15 चौक 60, 9 6, 15 कम 15, 15 और 6 21, 2190 आ रहा है, ठीक है ना। और 10 की पावर -4 है, मतलब 1 2 3 4 0.219 सेंटीमीटर। आया नहीं आया, अब बताओ कहां गलती हो रही थी। कैलकुलेशन भी जी है इसकी, इजी कैलकुलेशन, ऐसे कोई टिपिकल नहीं है। देना उसको एनसीईआरटी को। एक क्वेश्चन और करा दूं क्या, ठीक है चलो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 3.11 आधा क्वेश्चन करा रहा हूं, आधा बाद में कराऊंगा क्योंकि वो भी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको वो वाला पार्ट। कह रहा है कि 0.00241 एम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है आपका CH3COOH की चालकता, की चालकता कितनी दे रहा है भैया 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है कप्पा की। समझ में आ गई यहां तक की बात है। इसकी मोलर, इसकी क्या कह रहा है मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। राइट लगाओ इस पर। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें तो। देखो पीछे दे रखा, कितना दे रखा है मुस्कान, देखना मेरे पास बुक नहीं है, इन्होंने देखना जरा कितना आ रहा है। कितने आंसर दे रखे हैं 3.11 में, 2 दे रखे हैं क्या,
यही आ रहा है। एक आंसर दे रखा है, 2 दे रखे हैं उसमें। हाँ तो रहने दो फिर, सही आ रहा है फिर तो, तुम्हारा सही आ रहा होगा। सबका सेम आ रहा है क्या? उस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हैं, उसने दूसरे का आंसर दे दिया है। हो गया? कितना आ रहा है? 32 पॉइंट समथिंग। सबका यही आ रहा है ना, तो भैया सबका यही आ रहा है तो यही होगा। ये आ गया इसमें, बहुत बहुत बधाई हो। चलो, सांद्रता दे रखी है अपन को, यानी कि m बराबर कितना दे रखा है? 0.00241 दे रखा है। चालकता यानी कप्पा दे रखा है कितना? 7.896 इंटू 10⁻⁻5। और इसकी मोलर चालकता यानी कि आपसे लैम्डा एम पूछा, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। लैम्डा एम बराबर क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम। कप्पा कितना दे रखा है भैया? 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन में कितना है? 0.00241। देखना जरा इधर देखो, 1 2 3 4 5, 10⁻⁻5, ऊपर भी 10⁻⁻5, खत्म कहानी। क्लियर है भैया? ये देखना पॉइंट के बाद 3 डिजिट 10⁻³ और ये 10⁻+3, काम खत्म। पॉइंटों का, जीरो का, सबका हिसाब कर लिया। ठीक है, क्या बचा आपका? 7896 अपॉन में 241, कितना आ रहा है? 32 पॉइंट साइमन सेंटीमीटर। कर लोगे क्या भैया आसानी से? सिंपल है ना क्वेश्चन सारे के सारे। बस अपन को क्या याद होनी चाहिए? फॉर्मूले। फॉर्मूले याद है, सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। करें? हटा दूंगा इसको?
प्रतिरोधकता का मतलब क्या हो गया, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। रो निकालना है एक, तो एक इसकी निकालनी है चालकता, कप्पा, तथा मोलर चालकता। अच्छा एक बार सुनना जरा, मैं जा रहा हूं फिर, सुनो एक बार लिख लेना, आपको ही करना है। पता है इस क्वेश्चन में एक हिंट दी है जो मैं आपको थ्योरी में लिखा के आया हूं। उसने क्या कहा है, ध्यान से देखो, 0.05 है मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के कॉलम। कॉलम, कॉलम का मतलब होता है घरों में जो पिलर लगे रहते हैं ना उनको कॉलम बोलते हैं, और कॉलम कैसा होता है आपका, गोल। ठीक है, इसने ये जो वर्ड का है ना ये बड़ा काम का है। कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, यानी कि आपको क्या दे दिया उसने, R बराबर 5.55 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स है। इसका व्यास, व्यास दिया है, व्यास समझते हो ना, यानी कि कॉलम गोल है, कोई चीज गोल है इस तरीके से, व्यास यही तो होता है इसका। इसका व्यास कितना दे दिया है आपको, 1 सेंटीमीटर। व्यास को इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं, और डायामीटर का मतलब D से लिख दो, D कितना दे रखा है इसका, 1 सेंटीमीटर है। लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ कितनी दे दी आपको, 50 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि आपको रो, चालकता यानी कि कप्पा, और मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m बराबर क्या। इस क्वेश्चन के अंदर उसने जैसे अगर जब अपन कप्पा निकालेंगे या जब अपन रो निकालेंगे तो इस फॉर्मूलों के अंदर अपन को लेंथ तो दे रखी है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। कॉलम गोल है, अच्छा किसी गोल चीज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है, त्रिज्या। हाँ जी, यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी, अरे आधी कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, वो इस क्वेश्चन में आपको एक यही चीज सिखाना चाह रहा है जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी, यानी कि आप आर की जगह कितना लिखोगे, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, छोटी क्लासों में अपन में पढ़कर आए हैं, यानी कि ए बराबर क्या रखोगे आप, 22/7 या 3.14 जो आपको अच्छा लगे, और आर की जगह क्या लिख दोगे आप, 0.5 इंटू 0.5 कर लोगे आसानी से। बस अब आपको लेंथ दे रखी है, एरिया निकल के आ गया, रो निकाल लोगे, कप्पा निकाल लोगे, लैम्डा। क्या मैं इसको होमवर्क दे सकता हूं, चलो जी ठीक है। हाँ कल मिलें फिर, कल अपन शुरू करेंगे कोलराउस का नियम। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं काफी अच्छे से।